Hello, you all. Welcome back to your YouTube channel. Hope you all are doing well at your place. So, beta, as we have complete our biotechnology and principle and processes, अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है. वहाँ पर हम लोगों ने उसके प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत और उसके प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़फुल होती है, क्या किया जाता है जो कि वो यूज़ में आ जाती है हम लोगों के. तो फिर अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है कि वो यूज़फुल तो होती है लेकिन कहाँ यूज़फुल होती है, वेयर शुड वी यूज़ इट, कहाँ हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशंस पढ़ना है. तो बेटा सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो आपको ये पता होनी चाहिए जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो दो जगह यूज़ होती है सबसे ज़्यादा. द नंबर वन इज एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड वन इज मेडिसिन. जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा जो दो जगह है पूरे वर्ल्ड में. कहाँ पर? एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में. अब आप बोलोगे मैम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है और मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है. तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी को और मेडिसिन में कैसे यूज़ किया जाएगा. स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें पूरे चैप्टर का, तो हम लोग ये एक बार के लिए नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एग्रीकल्चर, हम पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स द मेडिसिन. हम मेडिसिन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं. एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग, आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने टीआई प्लाज्मिड यूज़ करा था एग्रोबैक्टीरियम का, जो कि प्लांट्स के अंदर यूज़ हुआ था. तो यहाँ पर उस टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एग्रीकल्चर करने वाले हैं, जो कि क्या कराएगा, हमारी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को और भी इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्शन को, क्वालिटी को, हर चीज़ को इम्प्रूव करेगा. द नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. मतलब हमें ऐसा एग्रीकल्चर चाहिए अपना जो ऑर्गेनिक हो, जिसमें कोई किसी भी तरीके की कोई मिलावट ना हो, कोई भी चीज़ लाइक उसमें कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड ना लगा हुआ हो, क्योंकि पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर अस, है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ना बेटा. वो पेस्टिसाइड्स हम लोग खाते हैं अपने फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल को हम लोग अगर इनटेक कर रहे हैं तो उस पर पेस्टिसाइड्स रह जाएंगे जो कि हमें भी हार्म पहुंचाएंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाएंगे. तो हमें पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स फ्री हम लोगों को क्या करनी है, अपनी क्रॉप करनी है. थर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड बेस्ड एग्रीकल्चर करते हैं. अब आप बोलोगे मैम ये क्या है. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट के जेनेटिक कोड के साथ कुछ ना कुछ, मतलब जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ तो छेड़छाड़ करेंगे कि कोई भी इंसेक्ट खुद ही नहीं आएगा प्लांट के पास. मतलब हमें प्लांट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं डालना जो इंसेक्ट भागे उसमें से. मतलब हम लोगों को कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना, कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना, पर हम कुछ ऐसा कर देंगे कि इंसेक्ट आएगा ही नहीं प्लांट के पास, वो पहले ही भाग जाएगा वहाँ से. ठीक है, आगे करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था कि बेटा ईल्ड्स को हमें इंक्रीज करना था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन क्या था, कम था. तो हमें अपनी ईल्ड्स को अच्छा करना था, बढ़िया करना था, ज़्यादा अमाउंट में हमें अपनी क्रॉप चाहिए थी. तो हम लोग क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते थे जो कि एक हार्म पहुँचा रहे थे. हमारी जो भी जनता है, जो भी खा रहे हैं, खाना खाएंगे, उनको हार्म पहुँचा रहे थे. फार्मर्स लगे पड़े थे बेचारे. लेकिन क्या होता था बेटा कि कितने भी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर लो, कितने भी बड़े लेवल पे आप क्रॉप प्रोडक्शन कर लो, इंसेक्ट्स हमारी जो हमारा यील्ड होता था उसको खा ही जाते थे, हमारी क्रॉप को अच्छे से होने ही नहीं देते थे. फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे थे फार्मर्स. लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद एक चीज़ आई, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. इनके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे प्लांट्स थे उन्हीं का जो जेनेटिक मटेरियल था उसी को हम मॉडिफाइड कर दे रहे थे, और वो हम लोगों को क्या मिल रहा था, एक अच्छा प्लांट मिल रहा था. इन रिटर्न हमें एक अच्छा प्लांट मिल रहा था बेटा. ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि एक लार्ज लेवल पे हम लोग कर तो देते थे, लार्ज लेवल पे हमारा प्रोडक्शन हो तो जाता था, लेकिन जब वो प्रोडक्शन लार्ज लेवल पर होता था, सपोज इन केस की टमाटर किसी अलग स्टेट में हो रहे हो, वो टमाटर हमारे यहाँ तक आ रहे हैं, तो जो वो टमाटर क्या होता था बेटा, जब वो पैक होते थे, पैक होने के बाद जब वो ट्रांसफ़र होते थे एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेशन चलता था उनका, तो उस दौरान क्या होता था कि प्लांट के जो टोमेटो होता है ना बेटा, टोमेटो के अंदर एक एंजाइम होता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद वो एंजाइम सीक्रेट होने लग जाता है. हालांकि वो एंजाइम कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं है, आई गेस उसका नाम कुछ होता है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज, आई गेस, हाँ, पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेज नाम होता है एंजाइम का. तो बेटा क्या होता था कि एंजाइम सीक्रेट होता था, और वो जब एंजाइम सीक्रेट हो जाता था तो क्या होता था, एंजाइम सीक्रेट होने की वजह से
वो जो हमारा टोमेटो होता था वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता था। सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो क्या हो जाती थी, स्टार्ट हो जाती थी उसके सीक्रेट होते ही, जिसकी वजह से हमारा टोमेटो हमारे पास तक आता आता क्या हो जाता था, खराब हो जाता। लेकिन आपने आजकल के टोमेटोज देखे एकदम फ्रेश आते हैं आपके पास, जैसे अभी अभी टूट कर आए हों, है ना। और अगर आप बेटा एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने भी घर में उसको रखते हो तो वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। सब्जियां भी बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। वाई? द रीजन इज वन ओनली, कि जो आजकल जो सब्जियां आ रही है या फिर प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जिनके अंदर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी यूज करी है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी एंड एनिमल हुज जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, बैक्टीरिया है या फिर फंगी या फिर कोई भी एनिमल है जिसके अंदर क्या करा है बेटा कि उसके जो जीन है उनको मैनिपुलेट कर दिया। लाइक वो कुछ और तरीके से वर्क कर रहे थे लेकिन हमने कुछ और कर दिया है। जैसे अभी मैंने टोमेटो का एग्जाम्पल लिया, टोमेटो का जो जीन सीक्रेशन कर रहा था जिस प्रोटीन का, हम लोगों ने क्या करा, उस प्रोटीन को ही गायब कर दिया। ना तो वो प्रोटीन सीक्रेट होगा, ना ही हमारा जो टोमेटो है वो सॉफ्ट होगा जल्दी से, है ना बेटा। तो फिर ऐसे ही इनको मैनिपुलेट करा गया है जीन्स को, उसी को क्या बोला गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना बेटा। अब इसका आगे देख लेते हैं कि क्या क्या है। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेट टू अबायोटिक स्ट्रेस। मतलब इसके अंदर क्या हुआ है, इससे क्या हुआ है, इसकी हेल्प से हम लोगों ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने प्लांट्स बनाए हैं उनकी हेल्प से क्या हुआ है कि जो हमारी क्रॉप है या फिर हमारी जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वो क्या है, ज़्यादा टॉलरेंट हो गए हैं। मतलब ज़्यादा सह लेते हैं किसको, कोल्ड को। कोल्ड मतलब ठंड, ड्राफ्ट मतलब सूखा पड़ जाना, सॉल्ट या फिर हीट, इन सब चीज़ों को ज़्यादा सह लेते हैं। सहन शक्ति ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जहाँ पर पहले अगर 27 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर हमारा प्लांट मर जाता था, फॉर एन एग्जाम्पल बेटा 27 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मरेगा, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पे कोई हमारा प्लांट है वो मर जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो आज वो हमारा प्लांट 60 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना बेटा। तो वो हीट के लिए हो रहा है। कोल्ड की अगर हम लोग देख लेते हैं तो अगर जहां हमारा प्लांट 10 डिग्री सेल्सियस पे मर जाता था, आज वो 5 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है, ठीक है बेटा। सूखा पड़ना मतलब अगर हम लोगों ने प्लांट को 2 दिन तक भी पानी नहीं दिया, 3 दिन तक भी पानी नहीं दिया, तो उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दैट्स इट। आगे देख लेते हैं, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मतलब हम लोग ना बेटा केमिकल पेस्टिसाइड्स लगाते हैं अपने प्लांट को। ऑब्वियसली हमें अगर अपनी क्रॉप अच्छी रखनी है तो इंसेक्ट से उस क्रॉप को बचाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेस्टिसाइड्स लगाते हैं। तो हमें पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनानी है। पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब उसमें हमें पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये चीज अब हुआ हमारे लिए हेल्पफुल रहा। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। मैंने अभी आपको टोमेटो वाला बताया ना, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मतलब जो प्लांट जब कट जाता है या फिर मतलब उससे जो हम फ्रूट था वो ले लिया हम लोगों ने, देन उसके बाद जो लॉस होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया टमाटर वाले सीन में यही होता है कि वो टमाटर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, कि जब टमाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है, कहाँ पर 100 टमाटर जा रहे थे वो 100 टमाटर वहां पहुंचते पहुंचते 50 ही रह गए, तो लॉस हो गया बेटा बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट। मतलब प्लांट जो है सॉइल से ज्यादा मिनरल क्या कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट आउट कर पाएंगे। जितना भी सॉइल का मिनरल है सारा का सारा ले लेंगे। ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के अंदर हो रहा था। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ रही थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल गोल्डन राइस बेटा क्या था, गोल्डन राइस का सीन सुन लो, मैं इसको बता देती हूँ आपको। क्या होता था कि काफी सारे जो स्टेट्स थे उनके अंदर क्या होता था कि लोगों के अंदर क्या था कि विटामिन ए डिफिशियंसी थी। वहां के लोगों के अंदर वहां विटामिन ए देखने के लिए नहीं मिलता था, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी हो जाती थी। छोटे छोटे बच्चे अगर छोटी उम्र में विटामिन ए डिफिशियंसी हो गई तो लोगों की डेथ भी हो जाती थी, बच्चों की डेथ भी होती थी। तो वहां पर लेकिन वहां पर क्या था, एक चीज वहां पर बहुत बढ़िया थी, वहां पानी बहुत ज्यादा था, पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है वहां पर। तो बेटा हमने क्या करा कि हमने गोल्डन राइस बनाए, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया गोल्डन राइस, जिसके अंदर क्या करा हमने विटामिन ए को डाल दिया। उसके अंदर वो एनरिच हो गया इन विटामिन ए। हालांकि हमारे चावलों के अंदर विटामिन ए नहीं होता बेटा, लेकिन जो गोल्डन राइस बनाया उनके अंदर हमने उसको ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करा उसके सीड को कि वो जो चावल आ रहे थे वहां से वो कैसे थे, एनरिच इन विटामिन ए। एंड विटामिन ए बहुत ज्यादा था, वहां के लोग वो चावल खाने लगे और उनके अंदर विटामिन ए की जितनी भी डिफिशियंसी थी वो सब क्या हो गई, क्योर हो गई। तो ये भी हम लोग करते हैं भाई। ये सब क्या है, ये सभी बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। ये सारे पॉइंट्स थे कि हमारे प्लांट्स को अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड करा तो हमें क्या फायदा हुआ उस चीज से। आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर एक चीज आ रही है, दैट इज बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन को अब हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टर्म स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। है इट इज
बीटी जो टर्म आ रहा है वो किससे आ रहा है बेटा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पेस्टिसाइड्स हमको लोगों को डालने की नीड हो ही ना, हमें पेस्टिसाइड डालने की नीड ही ना हो। which could decrease the amount of pesticide used, Bt toxin and produced by the bacterium called Bacillus thuringiensis। देख लेते हैं इसको बिना किसी देरी के। यहां पर है बेटा, टर्म आपको दे रखी है, द टर्म इज बीटी टॉक्सिन, है ना बेटा। ये जो बीटी टॉक्सिन है क्या है, ये इसको देख लें एक बार। तो भाई क्या था कि हमें क्या करना था कि पेस्ट, कैसे भी कुछ भी करो कि जो पेस्ट हैं वो खुद ही ना आए, लाइक इंसेक्ट हैं वो खुद ही प्लांट के पास ना आए, हमें प्लांट को इंसेक्टिसाइड कोई भी देने की नीड ना हो, और हमारा जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी इंसेक्ट है वो हमारे प्लांट के पास ना आए। तो हम ऐसा क्या करें कि उस चीज़ से हम लोग अपने प्लांट को बचा सकें। तो बेटा हम लोगों को पता पड़ा एक प्रोटीन के बारे में, एक प्रोटीन के बारे में पता पड़ा कि भाई एक प्रोटीन होता है कोई तो, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एक हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है बेटा, ये एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। अब उस प्रोटीन का काम क्या होता है बेटा, वो प्रोटीन ऐसा होता है कि भाई अगर उसको कोई इंसेक्ट खा ले, यदि इसके अंदर से जो प्रोटीन बन रहा है, जो जीन प्रोटीन कोड कर रहा है, यदि उस प्रोटीन को या कोई भी इंसेक्ट खा ले तो क्या होगा, वो इंसेक्ट उसके गट में जाके वो प्रोटीन छेद कर देगा, और क्योंकि अगर उसके गट में छेद हो जाएगा तो उसकी इमीडिएट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों, उसे तो अगर हम भी खाएंगे कल को चल के हमें भी तो उस प्लांट से फ्रूट्स खाने हैं तो उसको हमें भी मार देगा। नहीं बेटा, उसकी कंडीशंस थी, ये जो प्रोटीन था इस प्रोटीन की कुछ कंडीशंस थी, और कंडीशन क्या थी कि भाई इसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। जब तक इसको एल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा ये अपनी फंक्शनिंग शो करेगा ही नहीं, ये प्रोटीन अपनी फंक्शनिंग शो करने वाला ही नहीं है। जैसे देख लेते हैं बीटी टॉक्सिन है, इस बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन है, इसने क्या करा बेटा, एक एंडोटॉक्सिन जीन था इसके अंदर। ऑब्वियसली बेटा कोई भी प्रोटीन कोड होता है किसकी हेल्प से कोड होता है, जीन की हेल्प से कोड होता है। शायद आपने ये पढ़ा होगा, डीएनए के अंदर जीन, और वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रोटीन कोड होता है। ठीक है बेटा, ये चीज़ शायद आपने पढ़ी ही होगी होपफुली, यू गाइज इन 12th स्टैंडर्ड पढ़ लिया होगा अब तक तो। ठीक है, तो एंडोटॉक्सिन, वो जो बीटी टॉक्सिन मतलब जो हमारा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस था, इसको टॉक्सिन इसलिए बोला गया था क्योंकि ये हमारे जो इंसेक्ट थे उनको खा जाता था, मार देता था। ठीक है बेटा, तो ये क्या करता था, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये एक एंडोटॉक्सिन जीन सीक्रेट करता था, और वो जो एंडोटॉक्सिन जीन था वो क्या बनाता था, प्रोटीन बनाता था बेटा, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाता था। सपोज द प्रोटीन इज लाइक, मैं इस प्रोटीन को ऐसे बना देती हूँ, दिस इज प्रोटीन बट ये बाइंड है, दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में अभी प्रोटीन की कंडीशन है एक्टिव होने की। एक्टिव होने की कंडीशन क्या है उसकी, एक्टिव होने की कंडीशन है इट वांट्स एल्कलाइन मीडियम। इसकी कंडीशन है बेटा कि इसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए फंक्शनिंग शो करने के लिए, इसको कोई भी काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। अब क्या होता है बेटा, हमारे अंदर तो एल्कलाइन मीडियम नहीं है, हमारे अंदर, हमारे माउथ के अंदर या हमारे मुंह के अंदर एल्कलाइन मीडियम नहीं है सीधा। तो ये क्या करता है बेटा कि कोई भी इंसेक्ट आएगा इसके पास, इवन नॉट इवन एनी वायरस, ये कोई बैक्टीरिया को भी हार्म नहीं करने वाला, बैक्टीरिया के अंदर कहाँ एल्कलाइन मीडियम होता है। तो इंसेक्ट आएगा, हम क्या करते थे, इस बीटी टॉक्सिन को हमने क्या करा कि हम लोग आज तक प्लांट के अंदर कोई भी चीज इंसर्ट करने के लिए कौन सा प्लाज्मिड यूज कर रहे थे, दैट इज टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड हम लोगों ने क्या करा, टीआई प्लाज्मिड लिया, दिस इज टीआई प्लाज्मिड, और हम लोगों ने यहां से ये लिया बीटी टॉक्सिन वाला ये पूरा जीन ले लिया, दिस इज द जीन। हमने क्या करा, इसको कट करा, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, टीआई प्लाज्मिड के अंदर। ये हमारा क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट, ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, अपने प्लांट्स के अंदर। कौन से प्लांट्स,
जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये प्लांट कैसे हो गए? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हो गए, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, इनके जो जीन है उसको साथ छेड़छाड़ करके इसके अंदर क्या डाल दिया हम लोगों ने, अपना अपना जो हम लोगों को डालना था टॉक्सिन हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर ये टॉक्सिन पहुंच गया बेटा। अब इसके अंदर जैसे ये जीन पहुंचा, ये जीन क्या करेगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन होगा ये सारे प्लांट के पार्ट में फैल जाएगा, पूरे प्लांट के जितने भी पार्ट होंगे सब में फैल जाएगा। कोई भी कीड़ा आया, सपोज हम लोग लेते हैं कॉटन बॉलवर्म ले लेते हैं, कॉटन के बारे में बात कर लेते हैं। हेयर इज द कॉटन, दिस इज द कॉटन, है ना? हेयर इज द लीफ, दिस इज द लीफ, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा, सपोज इंसेक्ट आता है, हेयर इज द इंसेक्ट, ठीक है। ये इंसेक्ट आया और आकर खाएगा, लीफ को खाएगा, लीफ में छेद करने के लिए आया। जैसे ये लीफ को खाएगा, लीफ के अंदर जो प्रोटीन है वो इसके गट में जाएगा, गट में जाते ही तुरंत एल्कलाइन मीडियम बनेगा। एल्कलाइन मीडियम मिलते ही तुरंत जो भी हमारा इंसेक्ट है उसके जो मुंह के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, उसके मुंह के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, उन एपिथेलियल टिश्यू से क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे उसे एल्कलाइन मीडियम मिलेगा वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू से अटैच हो जाएगा और तुरंत इंसेक्ट के गट में क्या कर देगा, छेद कर देगा, पोर कर देगा इंसेक्ट के गट में। पोर होने की वजह से इंसेक्ट साथ के साथ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा। सोचो कितनी बढ़िया चीज है ना, हम लोगों ने अपने प्लांट के ऊपर कुछ डाला भी नहीं, सीधे एक चीज इंट्रोड्यूस करी और क्या हुआ, वो इंसेक्ट मर गया। उसने हमारे प्लांट को कोई हार्म ही नहीं पहुंचा पाया। वो हार्म पहुंचा तो उससे पहले उसके अंदर वो प्रोटीन पहुंच गया और वो उस प्रोटीन ने जाकर क्या करा, हमारे इंसेक्ट के गट में छेद कर दिया और उस इंसेक्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई, इमीडिएट डेथ। ठीक है बेटा, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, है ना? कितना मस्त है, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है यार। मतलब हमें कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है, बैठे बैठे काम हो रहा है, मस्त। फार्मर्स के मजे ही मजे, है ना? मजे ही मजे, बैठे हैं वो अपना बढ़िया खा पी रहे हैं। उन्होंने अपना प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स लगाए अपने, ना कोई फर्टिलाइजर डालना, ना कोई पेस्टिसाइड डालना, ना कोई इंसेक्टिसाइड डालना, उनके मजे ही मजे, मस्त अपना जीवन काट रहे हैं वो। इंसेक्ट ने खाया, खुद ही मर गया वो, उसने हमारे प्लांट को कोई हार्म पहुंचाया ही नहीं। तो बेटा ये जो चीज हो रही थी बीटी टॉक्सिन या फिर बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज हुआ था, किसमें हम लोगों ने यूज करा था? तो यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, कहाँ का? बीटी कॉटन में यूज हुआ था। बीटी कॉटन, बेटा बीटी कॉटन में क्या होता था कि जो हमारे कॉटन के प्लांट्स होते थे ना, उसमें क्या होता था कि कॉटन के प्लांट्स का जो वॉर्म मतलब पूरा बॉल होता था, उस बॉल के अंदर आके छेद कर देता था इंसेक्ट, और उसमें छेद, उसका जो लार्वा होता था इंसेक्ट का, छोटा सा लार्वा, वो क्या करता था, इसके प्लांट के उस बॉल के अंदर छेद कर देता, जिससे कि हमारी पूरी कॉटन खराब हो जाती थी। तो हमने बीटी कॉटन बनाई, बीटी कॉर्न बनाए। अब आप बोलोगे बीटी कॉर्न क्यों? बीटी कॉर्न के अंदर क्या होता था बेटा, जो भुट्टा होता है ना, भुट्टा आप लोगों ने देखा है, कॉर्न मतलब भुट्टा, भुट्टे के अंदर ना वो वाला लार्वा होता था, लार्वा पैदा होता था, उस भुट्टे के अंदर छेद करता रहता, पूरा का पूरा भुट्टा खराब हो जाता था। तो बीटी कॉर्न, हम लोगों ने कॉर्न भी बनाए, राइस भी बनाए, टोमेटो भी बनाए, पोटैटो भी बनाए और कुछ सोयाबीन भी बनाए। इतने सारे हम लोगों ने क्या बनाया, प्लांट्स बनाए। कैसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड। बट हमें सारे प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना बेटा, हमें सिर्फ कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देख लेंगे, कॉटन बॉलवर्म देख लेंगे, पढ़ लेते हैं आगे। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जो बनाया गया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बीटी कॉटन में क्या पढ़ना था हमें कि बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस लिया था। हाँ बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो बीटी कॉटन था उसको कौन से ऑर्गेनिज्म आकर खा रहे थे, कौन सा इंसेक्ट आकर खा रहा था, जिसके ऊपर क्या कर रहा था, हमारा जो बीटी टॉक्सिन था वो वर्क कर रहा था, वो फंक्शनिंग कर रहा था। तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है दिस वन, लेपिडोप्टेरेंस। बेटा क्या? लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस कहाँ मिल रहा था बेटा? ये टोबैको बर्डवॉर्म में भी मिल रहा था, जो टोबैको प्लांट होता था वहां पर भी देखने के लिए मिल रहा था ये, ठीक है। आर्मी वॉर्म में भी देखने के लिए मिल रहा था। द नेक्स्ट इज सीलियोटेरेंस, ठीक है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, ये बीटल्स में देखने के लिए मिल रहा था। द नेक्स्ट इज डीटेरेंस, ठीक है, मस्किटो और फ्लाइज जो होते थे वहां। तो बेटा ये इंसेक्ट्स थे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, लेपिडोप्टेरेंस के बारे में। जो लेपिडोप्टेरेंस था वो कहाँ हार्म पहुंचा रहा था? टोबैको बर्डवॉर्म में, ठीक है, टोबैको प्लांट में, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना है। तो क्या होता था कि
हम लोगों ने क्या करा, जो कॉटन प्लांट है उसके अंदर क्या करा, हम लोगों ने इसको इंसर्ट कर दिया, बीटी कॉटन को पहुंचा दिया उसके अंदर। जैसे ही वो उसके अंदर पहुंचा, जो क्रिस्टल थे वो क्रिस्टल क्या हो गए, जो हमारा प्रोटीन था वो क्रिस्टल फॉर्म में था, तो वो क्या हो गया, हमारा लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड फॉर्म में होते ही वो क्या करेगा, जैसे उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आएगा तुरंत वो प्रोटीन उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा और जाकर क्या कर देगा, उसके गट में क्या कर देगा, छेद कर देगा, और तुरंत की तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की। सारे में यही लिखा हुआ है, पीएच ऑफ गट इन सॉल्युबल क्रिस्टल एंड एक्टिवेट टॉक्सिन इन सरफेस ऑफ द मिड गट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मिड गट में एपिथेलियल सेल से जाकर पहले वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है प्रोटीन, जैसे उसको पीएच लेवल उसके जितना उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसकी, उतना मिलता है, लाइक एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तुरंत वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाता है। एनिमल जो भी इंसेक्ट है उसके मिड गट में जाएगा, उसके एपिथेलियल टिश्यू से अटैच होके उसके गट में क्या कर देगा, छेद कर देगा, और इमीडिएट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब बेटा जीन की बात कर लेते हैं। जो जीन हमारे लिए तो भगवान समान है, वो जीन, जो जीन इस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहा था, दैट जीन वॉज क्रायोजीन। द जीन वॉज विच वन, क्रायोजीन। अब बेटा क्रायोजीन भी अलग अलग प्रकार के आ गए थे, अलग अलग प्रकार के क्रायोजीन थे। सबसे पहले देख लेते हैं क्राय फर्स्ट ए बी, क्राय सेकेंड ए बी, क्राय फर्स्ट ए सी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनते हैं इस चैप्टर में से, क्राय फर्स्ट ए बी किसके लिए काम कर रहा था, ये अलग अलग जीन है, मतलब बेटा जीन क्रायोजीन है, उसी की अलग अलग वो हैं प्रजातियां। ठीक है, कि जो क्राय फर्स्ट ए बी है वो ये काम करेगा। जैसे हम, मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, तो मेरी सारी मम्मी चाची हैं, तो इस घर की बहू है सारी, काम डिवाइड है कि भाई तू पोछा लगा दे, तू पोछा लगाने में बेस्ट है, मैं खाना बनाने में बेस्ट हूँ, मैं खाना बनाऊंगी, है ना, तू प्रेस करने में बेस्ट है, तू प्रेस कर, तू कपड़े धुल, ऐसे काम डिवाइड कर लिया। तो ऐसे ही जो क्राय है ना बेटा, ये एक ही जीन है, इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं बेटा। यही क्या करते हैं कि ये जो क्राय फर्स्ट ए बी है, ये किस पे ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, कॉर्न बोरर पे कर सकती है। कॉर्न बोरर मतलब जो हमारे कॉर्न को खत्म कर रहा था, जो इंसेक्ट, ठीक है, वहां पर कौन काम करेगा, क्राय फर्स्ट ए बी। बट अगर हम बात करते हैं क्राय सेकेंड ए बी और क्राय फर्स्ट ए सी की, इन दोनों का एक ही काम है। ये क्या करती हैं, ये कहां पर करेंगे अपनी फंक्शनिंग, कॉटन बॉल वॉर्म में। अगर हम लोगों को कॉर्न बोरर में डालना है तो कौन सा जीन डालना पड़ेगा, टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्राय फर्स्ट ए बी। बट अगर हम कॉटन बॉल वॉर्म में डालना है, या तो हम क्राय सेकेंड ए बी डाल लें या फिर क्राय फर्स्ट ए सी डालें। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको प्लीज 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 इसको जरूर पढ़कर जाएं, इसको जरूर पढ़कर जाएं बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो क्राय फर्स्ट ए बी है वो कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है, क्राय सेकेंड ए बी या फिर क्राय फर्स्ट ए सी किसके लिए यूज किया जाता है, कॉटन बॉल वॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, ये मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, दैट्स ऑल। ये मैं, देखो बेटा यहाँ ये कॉटन का प्लांट है, यहाँ पर देखो इसके गट में, यहाँ पर देखो ये लीफ है, इसको खत्म कर देते थे, लीफ को खत्म करने के बाद ये कॉटन बॉल को भी खत्म कर देते थे। हमने क्या करा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाया, जैसे ही इंसेक्ट आएगा तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, है ना बेटा। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर आया हमें बहुत ही प्यारा सा एक फिनोमिना पढ़ना, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, the mostest important topic. If you guys are a biology student, as you are, if you are watching my video, hopefully you are biology student, तो बेटा अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है आरएनए इंटरफेरेंस। बड़ा ही प्यारा सा फिनोमेना है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको भी हम लोग। इसमें क्या था भाई, ये क्या होता था, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर क्या सीन होता था बेटा, ये बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन इज क्लियर, होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर देख लेते हैं कि भाई क्या होता था कि जो हमारे टोबैको प्लांट होते थे ना, अब आप बोलोगे मैम टोबैको प्लांट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, टोबैको प्लांट को नेमाटोड्स होते थे वो खत्म कर देते थे। आप बोलोगे कि अच्छी बात है खत्म करे थे, हमें तो टोबैको चाहिए ही नहीं। बट बेटा टोबैको प्लांट्स लगाने के लिए या फिर उसकी क्रॉप लगाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि लोग लेते हैं परमिशन तभी लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं चीज़ें, हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि एक नेमाटोड था बेटा। नेमाटोड क्या होते हैं बेटा, पता होगा आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़े होंगे, नेमाटोड्स होते हैं बेटा राउंड वॉर्म्स। क्या होते हैं, राउंड वॉर्म्स। नेमाटोड्स था, एक नेमाटोड था, वो क्या करता था कि वो आएगा और हमारे टोबैको प्लांट के रूट से जाके चिपकेगा, रूट के पास जाएगा और रूट से जाकर चिपक जाएगा। नाम क्या था उसका, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया।
मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया उस नेमाटोड का नाम था। वो क्या करेगा, रूट से जाके अटैच हो जाएगा, और क्योंकि रूट से जाके अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े नोड्यूल्स बनाने लगेगा रूट में। रूट में क्या करेगा, अपना बढ़िया खाएगा पिएगा और बड़े बड़े नोड्यूल्स बना लेगा। अब बेटा आप खुद सोचो कि रूट है और उसमें बड़े बड़े नोड्यूल्स बन गए हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके यूं चीजें बन गई हैं। अब रूट पानी ही नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। अब जब रूट पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी तो प्लांट में पानी नहीं जाएगा, और प्लांट में पानी नहीं जाएगा तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल प्लांट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर ऊपर से डालना है, अगर हम लोग भाई कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है ऊपर से डाल दिया, भाई रूट के अंदर क्या डालें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, प्लांट को उखाड़ो फिर उसकी रूट में पेस्टिसाइड डालो देन प्लांट को लगाओ, नहीं बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग भाई अब क्या चारा बचा हमारे पास, हम अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाते हैं, अगर हम लोग कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, वो हमारे प्लांट के ऊपर वाले पार्ट पे चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, रूट के अंदर करनी है फंक्शनिंग। अब यहाँ और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आप उसका डायग्राम देख लो, वो कैसा होता था, खतरनाक सी चीज़ कैसी दिखती थी। आपके एनसीईआरटी में सब गिवन है बेटा, एनसीईआरटी बड़ी प्यारी बुक है, सब मिलता है इसके अंदर। हेयर इट इज़, देखो कैसे बड़े बड़े नोड्यूल्स है ना, बड़े बड़े नोड्यूल्स बना लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट पानी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। आफ्टर दैट अगर जब हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए तो उसके बाद देखना जरा कितनी प्यारी रूट्स आ रही हैं प्लांट, टोमेको प्लांट की, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये देखो, दिस इज द नॉर्मल रूट, ये नॉर्मल रूट है जैसी होनी चाहिए, बट वो नेमाटोड क्या कर देता था, उस रूट को ऐसा कर देता था, जिसकी वजह से वो क्या कर पाती थी, वो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती थी। अब वो वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी तो काम कैसे चलेगा। तो बेटा अब ये फेनोमेना हम पढ़ लेते हैं, काफी प्यारा फेनोमेना है आरएनए इंटरफेरेंस, इसके बारे में पढ़ लेंगे। हम लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट ने क्या करा, दिमाग लगाया, दिमाग लगा के उन्होंने एक चीज देखी, देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि क्या होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक सेल्फ डिफेंस पावर होती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेटा एक सेल्फ डिफेंस पावर होती है, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस। यूकैरियोट्स के अंदर, सिर्फ यूकैरियोट्स में क्या भी आ जाएगा, प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। सबसे पहले RNAi, इसकी डेफिनेशंस भी कई बार पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार। RNAi की फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या है, RNA इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा था। जैसे लाइक दिस इज द टोमेको प्लांट, दिस इज टोमेको प्लांट, ये ऊपर प्लांट है, ये इसकी रूट्स है, नीचे फैली हुई हैं। तो इन रूट्स को क्या करता था, वो नेमाटोड आता था, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े नोड्स बना लेता था, ऐसे बड़े बड़े नोड्यूल्स बना लेता था। कौन बनाता था, नेमाटोड। सब कुछ गिवन है बेटा आपकी एनसीईआरटी में। नेमाटोड कौन होते हैं, राउंड वॉर्म्स। ठीक है, अब समझ लेते हैं पहले आरएनए इंटरफेरेंस। इसके अंदर समझने से पहले हमें खुद पता होना चाहिए आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। उसकी सिंपल प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं, क्या होता है आरएनए इंटरफेरेंस, कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। बाद में हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर कैसे किया आरएनए इंटरफेरेंस। सपोज दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है बेटा, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज जा रहा है, दिस इज बैक्टीरियोफेज। कॉलर, दिस इज बैक्टीरियोफेज। और इस बैक्टीरियोफेज ने क्या करा है, अपना आरएनए या फिर वायरस जो भी है वो इंजेक्ट कर दिया है हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बेटा जो आरएनए है वो कैसा है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, DS RNA, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है बेटा, बैक्टीरियोफेज ने जो वायरस इसके अंदर इंजेक्ट किया है हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वो कैसा है नेचर में बेटा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब बेटा जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो सबसे एक स्ट्रैंड होता है वो होता है सेंस स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो होता है एंटीसेंस। मैं यहाँ बना देती हूँ, ये आरएनए है डबल स्ट्रैंडेड, एक होता है सेंस, एक होता है एंटीसेंस। तो बेटा जो सेंस स्ट्रैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन। मतलब वो जो वायरस है जो हमारे यूकैरियोटिक सेल पे कोई भी हार्म करने वाला है, तो वो जो प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन कोड कौन करेगा, सेंस स्ट्रैंड करेगा। एंटी सेंस स्ट्रैंड कुछ नहीं करेगा बेटा, ये बस ऐसा ही है नाम के लिए, इसका एक बस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, अदरवाइज एंटी सेंस कोई भी फंक्शनिंग शो नहीं करने वाला है। तो अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है बेटा एक फेनोमेना होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल है उसके पास सेल्फ डिफेंस पावर होती है, अपने आप को बचाने के लिए पावर होती है।
तो ये जो वायरस होगा, ये आया, इसने अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़ा। जैसे ही इसने अपना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोड़ा, तो हमारी सेल के अंदर एक चीज होती है, दैट इज RISC। RISC फॉर रिस्क। लिख देती हूँ यहाँ पर, रिस्क की फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पर। रिस्क की फुल फॉर्म होती है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा रिस्क आएगा, रिस्क अपने आप जनरेट होगा, रिस्क अपने आप एक्टिव हो जाएगा तुरंत। जैसे ही यूकैरियोटिक सेल को पता पड़ेगा कि हाँ भाई इसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड वायरस आ चुका है, डबल स्ट्रैंडेड RNA आ चुका है, रिस्क क्या करेगा? तुरंत अपने आप क्या हो जाएगा? एकदम एक्टिव हो जाएगा। और ये एक्टिव होते ही तुरंत क्या करेगा? ये बाइंड कर जाएगा हमारे RNA से। ये क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा हमारे RNA से। ये जैसे ही बाइंड करेगा बेटा, ये जो हमारा साइलेंसिंग वाला ये जो हमारा सेंस स्ट्रैंड होगा, जो सेंस स्ट्रैंड होगा, इसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, काट देगा, मार देगा। बचेगा क्या? एंटीसेंस। एंटीसेंस क्या होगा? बच जाएगा इसके अंदर। अब यही तो चाहिए था, सेंस खत्म हो गया। सेंस खत्म हो गया तो उससे क्या होगा? अब प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा। अब प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा तो ये हमें कोई हार्म पहुंचा ही नहीं पाएगा। ये जो भी हमारे अंदर वायरस आया है, ये हमें कोई हार्म पहुंचा ही नहीं पाएगा। अब इसके अंदर एंटीसेंस के साथ हमेशा रिस्क बाइंड रह जाता है। इसीलिए अगर ये वायरस दोबारा आएगा, ये जैसे ही दोबारा आएगा, इसका जो सेंस वाला पार्ट होगा वो क्या करेगा? हमारे एंटीसेंस के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, तो इसके साथ बाइंड करने की कोशिश करेगा। जैसे ही बाइंड करने की कोशिश करेगा तो रिस्क क्या कर देगा? उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए बोलते हैं ना कि कोई भी बीमारी एक बार होती है तो दूसरी बार होने में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस वायरस को हमारे अंदर आने में। क्या होता है कि जो हमारा रिस्क होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। वो क्या करता है? इसके साथ बाइंड रहता है एंटीसेंस के साथ। अगर दोबारा वायरस आता है और वो एंटीसेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, क्योंकि तो उसके साथ बाइंड करता है, तो तुरंत क्या करेगा? हमारा जो रिस्क होगा उसको क्या कर देगा? डेड कर देगा। होप दिस इज क्लियर। क्या हुआ था कि हमारा बैक्टीरियोफेज डाला था, उसने वायरस डाला था हमारे यूकैरियोटिक सेल में। उसके डबल स्ट्रैंडेड RNA था, जिसमें कि एक पार्ट था उसका, जो एक स्ट्रैंड था दैट वाज सेंस स्ट्रैंड, और द सेकंड वन इज एंटीसेंस, दूसरा है एंटीसेंस। अब क्या होगा? रिस्क अपने आप एक्टिव हो जाएगा। रिस्क की फुल फॉर्म यहाँ लिख दी है, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब जो भी RNA आएगा उसको मतलब उसको शांत करा देगा, मतलब उसको मार देगा, किल कर देगा। क्या करेगा? हमारा जो सेंस वाला था उसको मार देगा, उसको खत्म कर देगा। बचेगा एंटीसेंस, और एंटीसेंस से क्या रहेगा? बाइंड रहेगा रिस्क हमेशा। ठीक है बेटा, होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर होगा आपको। ये होता है RNA इंटरफेरेंस। दिस इज ऑल अबाउट RNA इंटरफेरेंस। अब बेटा टोबैको प्लांट के अंदर RNA इंटरफेरेंस का क्या करा था? मतलब ऐसी क्या चीज करी थी कि जो RNA इंटरफेरेंस था वो कहाँ काम आया था? हमारा टोबैको प्लांट के अंदर काम आया था। तो क्या करा था कि वो नेमाटोड था। जैसे सपोज दिस इज द नेमाटोड, दिस इज नेमाटोड। अब इस नेमाटोड के अंदर क्या हो रहा था कि जो भी वायरस बन रहा था, जिस भी वायरस का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वाला जीन एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, उसका जीन निकाल लिया बेटा। ठीक है, जीन निकाल लिया। और ये क्या है हमारा? TI प्लाज्मिड, या फिर हाँ टोबैको प्लांट ले लेते हैं इसको, TI प्लाज्मिड ले लेते हैं, एनीथिंग। ये टोबैको प्लांट है सपोज, ठीक है। इसका जीन निकाला, इसका जीन निकाल के हम लोगों ने क्या कर दिया? इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, TI प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करा। और TI प्लाज्मिड कैसा है बेटा? नेचर में यूकैरियोटिक सेल है। कैसा है? यूकैरियोटिक सेल। जैसे ये TI प्लाज्मिड के अंदर गया, TI प्लाज्मिड के अंदर जाते ही, मतलब जो हमारा सेल है उसके अंदर जाते ही, हमारे प्लांट सेल के अंदर जाते ही तुरंत क्या करेगा कि जाकर डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएगा। डबल स्ट्रैंडेड RNA जैसे ही बनाएगा तो रिस्क हमारा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। रिस्क जैसे ही एक्टिव होगा, जो इसका सेंस वाला पार्ट होगा उसको क्या कर देगा? किल कर देगा, मार देगा। और इसके एंटीसेंस, जो एंटीसेंस वाला पार्ट है उससे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। हो गया ये अटैच, इससे अटैच हो गया। इस जीन को, जो नेमाटोड से जो वायरस आ रहा था, उसका जीन कहाँ इंट्रोड्यूस करा था? अपने सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा था, जहां पर रिस्क एक्टिव हुआ। रिस्क एक्टिव होने के एंटीसेंस वाला पार्ट की रिस्क ने क्या कर दिया? किल कर दिया, मार दिया, बचा एंटीसेंस। एंटीसेंस किससे बाउंड हो रखा है? रिस्क से बाउंड हो रखा है, जो कि एक्टिव है नेचर में। ये नेमाटोड क्या करेगा बेटा? आएगा, सपोज हियर इज द नेमाटोड, नेमाटोड बना दो, दिस इज द नेमाटोड, दिस इज नेमाटोड। ये नेमाटोड क्या करेगा बेटा? इस नेमाटोड के क्या होता है कि जो इसके जो अंदर जो प्रोटीन बन रहा है ना बेटा, वो यहाँ पर बाइंड रहता है।
ये क्या करता है, प्रोटीन काम करता है इसकी स्लाइस, मतलब इसको एनगल्फ करने के लिए हेल्पफुल होता है, प्लांट सेल को खाने के लिए हेल्पफुल होता है, दैट प्रोटीन बाइंड करता है पहले प्लांट सेल से, ठीक है बेटा। तो अब इस प्रोटीन, सपोज ये पूरा प्रोटीन के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जैसे प्रोटीन हमारे प्लांट सेल के कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये हमारा सेंस है, ये एंटी सेंस है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तुरंत ही एंटी सेंस जाएगा और सेंस के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। और इससे क्या अटैच है बेटा, रिस्क अटैच है, रिस्क इससे भी अटैच हो जाएगा और क्या कर देगा, हमारे सेंस वाले को खत्म कर देगा। ऐसे ही दूसरा आएगा, दूसरा भी अटैच होगा, तुरंत सेंस वाले को क्या कर देगा, किल कर देगा। तीसरा आएगा, अटैच होगा, सेंस वाले को किल कर देगा। बेसिकली सारे सेंस, हमारा जो जितना भी हमारा सेंस वाले स्ट्रैंड्स थे mRNA के, सारे क्या हो गए, किल हो गए, खत्म हो गए। आरएनए के सेंस स्ट्रैंड खत्म हो गए, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड खत्म हो गए तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, अब हमारा नेमाटोड जिंदा ही नहीं रहेगा, खाना पीना नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, हमारा नेमाटोड क्या होगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या करा, नेमाटोड की हेल्प से ही नेमाटोड को मार दिया, मतलब इसी का ही जीन लिया, इसका जीन लेकर इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसके अंदर रिस्क एक्टिव हुआ, प्लांट सेल के अंदर रिस्क एक्टिव होने की वजह से सेंस वाला किल हो गया, सेंस वाला पार्ट था खत्म हो गया, एंटी सेंस बचा, एंटी सेंस के साथ रिस्क बाउंड है। अभी जैसे ही नेमाटोड आएगा, इधर से सेंस आएगा, ये एंटी सेंस होगा, आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपस में क्या करेंगे, बाइंड होंगे। जैसे ही बाइंड होंगे उसके साथ रिस्क भी बाइंड हो जाएगा, रिस्क क्या करेगा, सेंस वाले हमारे आरएनए को क्या कर देगा, किल कर देगा, सेंस वाले स्ट्रैंड को क्या कर देगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा। दिस इज द फेनोमेना। कितना प्यारा, कितना प्यारी सी आरएनए इंटरफेरेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं मतलब ये आपके 12th के साथ साथ आपके इन फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए, एज यू गाइज आर बायोलॉजियंस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। लिख लेते हैं, several nematodes parasite a wide variety of the plant and animal including human being. A nematode Melodygyne incognitia infects the root of the tobacco plant and causes a great reduction in yield. मतलब क्या कर रहा था, टोबैको प्लांट को हमारा नेमाटोड क्या कर रहा था, किल कर रहा था, खत्म कर रहा था, उनकी रूट्स को खत्म कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए एक चीज आई, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड थी। आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर ये होता है कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास एक सेल्फ डिफेंस पावर होती है, जो कि क्या करती है, किसी भी वायरस से अपने सेल को प्रोटेक्ट करती है। दैट इज रिस्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बेटा, तो भाई उसके अंदर क्या होगा कि जो रिस्क होगा उस वो आएगा इन एक्टिव फॉर्म में होगा। जैसे ही वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखेगा वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होते जो सेंस स्ट्रैंड होगा उसको किल कर देगा, बचेगा एंटीसेंस, और एंटीसेंस से क्या हो जाएगा, बाउंड रह जाएगा। अब भाई हमने क्या करा कि जो टोबैको प्लांट था उसके लिए जो नेमाटोड था, इसका क्या निकाला, जीन निकाला, और उस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया अपने प्लांट सेल के अंदर पहले से ही, क्योंकि हमने उसे पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया अपने प्लांट सेल के अंदर। तो हमारे प्लांट सेल ने क्या करा, रिस्क डेवलप करा, और रिस्क डेवलप करने की वजह से जैसे ही रिस्क डेवलप होगा तुरंत क्या होगा, सेंस वाला पार्ट किल हो जाएगा और एंटी सेंस से बाउंड होकर रह जाएगा। अब जैसे नेमाटोड कांटेक्ट में आएगा प्लांट के, वो क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा प्लांट को, देखेंगे तो क्योंकि नेमाटोड के अंदर सेंस स्ट्रैंड प्रेजेंट है और हमारे प्लांट के अंदर एंटी सेंस प्रेजेंट है, दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे के अपोजिट है, आपस में बाइंड करेंगे। जैसे ही बाइंड करेंगे तुरंत जो हमारा रिस्क है वो उसके सेंस पार्ट को भी किल करता चला जाएगा, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड बचेगा ही नहीं तो प्रोटीन प्रोडक्शन होगा नहीं, और प्रोटीन प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो भाई नेमाटोड हमारे प्लांट को कोई भी दिक्कत पहुंचा ही नहीं सकता, कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं हमारे प्लांट को। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, ये पूरा था हमारे इस पार्ट के अंदर, है ना बेटा, ये सारा कुछ था इसके अंदर। अब देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर कैसे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस लाई गई थी। तो भाई इसमें इतना कुछ अभी आपने पढ़ना नहीं है, आगे पढ़ेंगे उसको मेडिसिन के अंदर। अभी हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा मेडिसिन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देख लीजिए थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट चीज़ें बनी है मेडिसिनल पर्पस से, वो कितनी बनी है, 30 बनी है। इंडिया के अंदर कितनी एक्सेप्ट करी गई है, इंडिया में कितनी आई है, फिर मार्केट में कितनी आई है। इंडिया के अंदर 12 चीज़ें आ चुकी हैं, 12 मेडिसिन आ चुकी हैं जो कि लोगों के लिए यूज़फुल हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो क्या है बेटा,
इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बेटा सबसे ज़्यादा डिमांड में है आज के टाइम में। क्यों है बेटा ये डिमांड में? क्योंकि आज के टाइम क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक ऑर्गन होता है, दैट ऑर्गन इज पेनक्रियाज, पता होगा आपको। इट वर्क्स एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल, दोनों की तरह काम करती हैं हमारी जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती हैं बेटा। तो क्या होता है कि वो एक जूस सीक्रेट करती है, एक एंजाइम सीक्रेट करती है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करके रखता है। यदि हमारी ब्लड में शुगर आता है तो इंसुलिन क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। शुगर आ रहा है तो डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर इंसुलिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है तो शुगर लेवल अपने आप क्या हो, इंसुलिन कम है, सपोज आपके घर में खाना खाने वाले 25 लोग आ गए, बनाने वाली एक है, तो कैसे खिला पाएगी वो खाना? नहीं खिला पाएगी ना, नहीं चल पाएगा काम। अगर हम लोग क्या करें, 5 औरतों को और लगा दें उसके साथ, शायद उन 25 लोगों को खाना खिला दिया जाए। तो ऐसे ही जब इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया तो ऑब्वियसली शुगर का अमाउंट क्या होता चला जाएगा? ज़्यादा होता चला जाएगा ब्लड में, क्योंकि इंसुलिन इतना है ही नहीं कि वो क्या करे? डाइजेस्ट कर सके शुगर को। तो बेटा पहले क्या किया जाता था कि बीफ मतलब काऊ से या फिर पिग्स से इंसुलिन निकाला जाता था, उस इंसुलिन को निकाला जाता था और लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था। तो क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हो रहा था, बढ़िया हो रहा था, बढ़िया असर कर रहा था, बट एक सर्टेन टाइम पीरियड पे जाकर क्या देखा गया कि वो इन्फेक्शन करने लगा। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था उन लोगों को क्या करने लगा? वो इन्फेक्शन करने लगा, प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यहाँ पर आकर दिक्कत आई कि भाई ये इन्फेक्शन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो कुछ तो अलग इलाज निकालना पड़ेगा। तो इलाज निकला था जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया। और वो कैसे बनाया गया? सबसे पहले हम लोगों ने पहले फेनोमेना पढ़ा, इंसुलिन बनने का फेनोमेना क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ही कैसे बनता है इंसुलिन, वही पता होना चाहिए हम लोगों को। तो बेटा ये देखिए, दिस इज प्रो इंसुलिन। इंसुलिन पहले मेच्योर फॉर्म में नहीं होता, सो दिस इज प्रो इंसुलिन। इसके अंदर जो हमारा प्रो इंसुलिन होता है, इसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन होती हैं, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी। 3 पेप्टाइड चेन होती हैं। दिस वन इज पेप्टाइड सी, दिस वन इज पेप्टाइड सी एंड द ब्लू वन इज, मैं इधर ही लिख देती हूँ, द ब्लू वन इज पेप्टाइड बी एंड द ब्लू वन इज पेप्टाइड ए इट इज, एंड द ग्रीन वन इज पेप्टाइड बी। ठीक है बेटा, ब्लू वन इज पेप्टाइड ए, दिस ग्रे वन इज पेप्टाइड सी एंड द ग्रीन वन इज पेप्टाइड बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे, तो एक बार इसको अच्छे से देख ले बच्चों। तो ऐसा होता है प्रो इंसुलिन दिखने में। जब ये मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद पेप्टाइड सी क्या हो जाती है? इनसे सेपरेट हो जाती है और पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर जाते हैं? कनेक्ट कर जाते हैं आपस में और हमारे इंसुलिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है बेटा, जो प्रो इंसुलिन होगा, जो इमेच्योर होगा, जो मेच्योर नहीं हुआ होगा, उसके अंदर 3 चेन प्रेजेंट होती है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी। जब वो मेच्योर होता है तो पेप्टाइड सी क्या चेन होती है? वो अलग हो जाती है, उनसे बचती है पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, आपस में कनेक्ट होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से और इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। तो बेटा ये था, ऐसे बनता था इंसानों के अंदर। ठीक है बेटा, अब पहले देख लेते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, जो हमारी पेप्टाइड ए होता है। पेप्टाइड ए कंटेन 21 अमीनो एसिड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड ए कंटेन्स 21 अमीनो एसिड, पेप्टाइड बी कंटेन 30 अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड सी कंटेन्स 33 अमीनो एसिड। बेटा ये याद रखना, पेप्टाइड ए कंटेन 21 अमीनो एसिड, पेप्टाइड बी कंटेन 30 अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड सी कंटेन 33 अमीनो एसिड। ये आपको पता होना चाहिए, है ना बेटा। तो अब क्या होता, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, जैसे कि अगर जो हमारा इंसुलिन बनकर आया है, हमारा जो मेच्योर इंसुलिन बनकर आया है, तो भाई प्रो इंसुलिन का मेच्योरेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो मेच्योर इंसुलिन बन गया उसके अंदर कितने अमीनो एसिड है? तो आप क्या करोगे, 21 + 30 कर दो सीधा और बता दो कि हाँ भाई इतने हैं हमारे पास, 51 है ना, 3 2 5 रेखा, 51 अमीनो एसिड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हमारा प्रो इंसुलिन था उसके अंदर कितने थे, सबको ऐड कर दो, 3 और 1 4, 3 और 3 6 7 8, 84 है ना, 84 टोटल होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए एक बार इसको पढ़ लें, डीप में पढ़ के चलते हैं, कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, फायदा ही है भाई, हम एक्स्ट्रा पढ़ के चल रहे हैं अपना। तो ये देख लिया आपने, तो ऐसा कुछ बनता था पहले, प्रो इंसुलिन होता था जिसके अंदर 3 पेप्टाइड चेन होती थी। जब वो मैच्योर बनता था तो सी सेपरेट हो जाती थी, ए और बी रह जाती थी, और किससे बाइंड रहती थी? वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में बाइंड रहती थी। अब बेटा क्या होगा कि ये चीज़ करनी है हमें। अब ये करने के लिए क्या होता था कि अगर हमें नॉर्मल कोई चीज़ बनानी है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो उसमें एक
कोई मतलब एक डिजायरेबल जीन हो जाता था, एक अपना हम लोग कोई भी प्लाज्मिड ले लेते थे और आपस में मिक्स करते थे और बना देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या सीन है बेटा, दो चीजें हैं, जो दो जीन है, जीन ए एंड जीन बी, दो चीजें हम लोगों को आपस में क्या करनी है, बाइंड करनी है। ठीक है, दो चीजें बाइंड करनी है। सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहला जो इंसुलिन बनाया गया था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, 1983 में बनाया था। किस कंपनी ने बनाया था? एली लिली, अमेरिकन कंपनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना है इसको। एली लिली कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी एली लिली। 1983 में सबसे पहला जो इंसुलिन बनाया गया था, इन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था, कैसे बना था, देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले पेप्टाइड ए लिया, पेप्टाइड ए लिया और इसकी कॉपीज कराई। किसके अंदर कराई? इकोलाई के अंदर। रिकॉम्बिनेंट बनाया, इकोलाई के प्लाज्मिड के साथ मिलकर इसको रिकॉम्बिनेंट बनाया। रिकॉम्बिनेंट बनाया, कैसे बनाया? ए वाला लिया और इकोलाई का लिया प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट बनाया और आपस में फिर से इसके अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ये रिकॉम्बिनेंट, ये इसका खुद का क्रोमोसोमल। ठीक है बेटा, हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। दूसरी जगह क्या लिया? पेप्टाइड बी लिया, पेप्टाइड बी लिया। सेम इसके साथ किया कि पेप्टाइड बी लिया, ये लिया और यहां से इकोलाई का लिया, इकोलाई का ले लिया, आपस में इनको ज्वाइन कर दिया, बना दिया। ये इसका खुद का है। अब ये क्या करेगा, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये जैसे हमारे अंदर इंट्रोड्यूस करा, जाकर क्या हुआ, हमारे अंदर इंट्रोड्यूस करा, इसने कॉपीज बनाई, बहुत सारे पेप्टाइड ए की बहुत सारी चेन्स आ गई, चेन्स आ गई पेप्टाइड ए की, बहुत सारे पेप्टाइड ए आ गए, यहाँ से पेप्टाइड बी आ गए बहुत सारे। इनको क्या करा, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, आपस में पेप्टाइड ए को और पेप्टाइड बी को कनेक्ट कर दिया और क्या बना दिया, इंसुलिन। और किस चीज से कनेक्ट करा आपस में? डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ कनेक्ट करा और क्या बना दिया, इंसुलिन बना दिया। इजी था ना। इन्होंने क्या करा, दो पेप्टाइड ए को और पेप्टाइड बी को हमारे इकोलाई के अंदर क्या करा, इंट्रोड्यूस करा रिकॉम्बिनेंट बनाकर। इन्होंने क्या करा, कॉपीज बनाई इनकी। जब कॉपीज बनाई तो हमारे पास चेन, ए पेप्टाइड की भी चेन आ गई, बी पेप्टाइड की भी चेन आ गई। दोनों चेन्स को क्या कर दिया आपस में, मतलब दोनों के पार्ट को लेकर आपस में ज्वाइन कर दिया। किसकी हेल्प से? डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से कर दिया। यही तो था हमारे इंसुलिन के अंदर, ए और बी दोनों थे, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से क्या थे, कनेक्ट थे, आपस में इंटरकनेक्ट थे और इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया। और ऐसे ही इंसुलिन इन्होंने छोटी छोटी शीशी में भर के देने लगे और लोग आज भी लगाते हैं इंसुलिन, है ना। इजी था ना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर। यही लिखा हुआ है पूरे में, प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, है ना। चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, इंट्रोड्यूस देम प्लाज्मिड इकोलाई। इकोलाई की हेल्प से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाई कौन सा प्लाज्मिड यूज किया गया था, किसका प्लाज्मिड यूज किया गया था इंसुलिन के लिए, तो इकोलाई का प्लाज्मिड यूज किया गया था। ए और बी सेपरेटली प्रोड्यूस करे, सेपरेटली प्रोड्यूस करने के बाद कंबाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से और क्या बना दिया, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन कर दिया। दैट्स इट। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई भी बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आगे आ जाइए, जीन थेरेपी चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या था कि हम लोगों ने क्या करना है बेटा, जीन को ही निकाल लेना है, हमें जीन को ही ऑल्टर कर देना है। जो जीन हमें दुख दे रहा है, जो जीन हमें दुख दुविधा दे रहा है, हमें क्या करना है, उस जीन को ही ऑल्टर कर देना है, जीन के साथ ही खेल बदल देना है, जीन की ही थेरेपी कर देनी है हमें। ना तो रहेगा जीन, ना बनेगा प्रोटीन। अगर हमें कोई दुख दे रहा है, सपोज कुछ गलत प्रोटीन बना रहा है हमारे अंदर कोई जीन, तो हम उस जीन को ही गायब कर देंगे। जीन ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। सपोज कोई जीन, कोई हमारी बॉडी में प्रोटीन बनना चाहिए बट वो प्रोटीन नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वो जीन इंसर्ट कर देंगे बॉडी के अंदर, तो बन जाएगा वो प्रोटीन। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इतना ना पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जो पहली जीन थेरेपी देखी गई थी बेटा, वो 1990 में देखी गई थी 4 साल की बच्ची के साथ। ठीक है, क्या डिफिशियंसी निकली थी उसके अंदर, एडिनोसाइन डायमाइनेज की डिफिशियंसी निकली थी, एडीए डिफिशियंसी थी। अब आप बोलोगे कि मैम ये एडीए डिफिशियंसी क्या होता है, पहले हमें यही पता होना चाहिए कि एडीए डिफिशियंसी क्या होता है बेटा। ये एडीए बेटा हमारे अंदर एक जीन होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन एडीए एंजाइम करता है
वो क्या करते हैं, प्रोलिफिकेशन कराते हैं या फिर कह सकते हैं कॉपी करवाते हैं या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, प्रोलिफिकेशन करवाते हैं किसका, टी लिम्फोसाइट्स का और बी लिम्फोसाइट्स का। किसका, टी लिम्फोसाइट्स का एंड बी लिम्फोसाइट्स का। और टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीएमआई के लिए। सीएमआई मतलब सीएमआई बोलो तो आप सेल मेडिएट इम्यूनिटी, हमारी बॉडी के अंदर सीएमआई इज सेल मेडिएट इम्यूनिटी। और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, हमारा एएमआई के लिए। एएमआई क्या है, एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी। लिख लेते हैं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या था, एडीए, एडीए डिफिशियंसी थी उस बच्ची के अंदर। एडीए क्या है हमारा, एडिनोसिन डायमाइनेज। उसके अंदर एडीए नहीं था प्रेजेंट, बट एडीए का काम क्या होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, पहले इसकी फंक्शन देख लेते हैं ना कि अगर उसके अंदर एडीए प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या बीमारी हुई होगी उसको। एडीए जो होता है ना बेटा, वो हमारी दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। क्या करवाता है इनका, प्रोलिफिकेशन। इन दोनों का क्या करवाएगा, प्रोलिफिकेशन। प्रोलिफिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनके सेल्स को डिवाइड करवाता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करवाता है, इनको ज्यादा अमाउंट में सेल बनवाता है, इनके डिवीजन करवाता है इनका। ये सारा काम किसका होता है, एडीए का, एडिनोसिन डायमाइनेज के। टी लिम्फोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी सीएमआई के लिए। सीएमआई क्या है, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी हमारे सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी सेल वाली जो इम्यूनिटी है। ज्यादा मत पढ़ो इसके बारे में, इतना ही काफी है, आप लोग इतना ही पढ़ लो अभी। एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी। तो ये जो एडीए है ना बेटा, ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सीएमआई के लिए एंड एएमआई के लिए। टी लिम्फोसाइट्स के लिए, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के प्रोलिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उस बच्ची के अंदर अगर यही नहीं होगा, सोचो बेटा, एडीए डिफिशियंसी ना एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। एड्स क्या करेगा, आपके टी लिम्फोसाइट्स को खाता है, इसको खा जाता है। टी लिम्फोसाइट को खा गया, हमारी सारी की सेल इम्यूनिटी क्या हो गई, खत्म होती चली गई, खत्म होती चली गई, खत्म होती चली गई। लेकिन एडी अगर नहीं है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, दोनों इम्यूनिटी खत्म हो जाएंगी, सेल इम्यूनिटी भी खत्म होगी, साथ में एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी खत्म होगी, दोनों चीजें खत्म होगी। खतरनाक है बहुत ही ज्यादा बेटा। तो एडीए डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा था, उस बच्ची के अंदर सेल मेडिएट इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा वीक थी उसकी, और एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी भी, क्योंकि ये दोनों सेल्स क्या हो रहे थे, प्रोलिफाइड हो ही नहीं रहे थे, इनकी कॉपीज बनी नहीं रही थी, और कॉपीज नहीं बनेंगी तो कैसे इम्यूनिटी मेंटेन होगी। तो बेटा क्या था, ऑप्शन था एक हमारे पास, ऑप्शन ये था कि क्या करें कि उस बच्ची के जो बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ही सेल्स बनते हैं, बोन मैरो के अंदर ही सेल का फॉर्मेशन होता है, तो वो जो जीन होगा उसको बोन मैरो के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उस बच्ची के बोन मैरो के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो क्या होगा, वो जीन जाकर प्रोटीन बनाने लगेगा, एडीए प्रोटीन बनाने लगेगा, और एडीए प्रोटीन बनने लगेगा तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का क्या होगा, प्रोलिफिकेशन शुरू हो जाएगा। बट बेटा उस जीन को ना हम लोग डायरेक्टली नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते थे उस बच्ची के अंदर। तो हम क्या करेंगे, उस बच्ची के अंदर से जो डिफेक्टिव सेल्स है, जो सेल्स एडीए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उन सेल्स को निकालेंगे बाहर। बाहर निकालकर जो सेल्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको लेंगे और क्या कर देंगे, रिकॉम्बिनेंट बना देंगे, उनको आपस में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। इस बच्ची के नॉर्मल लिम्फोसाइट्स लेंगे, यहाँ से इधर लेंगे, इधर से जो एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल लिम्फोसाइट्स हैं वो लेंगे किसी भी बॉडी से, क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे उनको। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए सेल, ये सब लैब के अंदर होगा, जैसे वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, हमें पता पड़ जाएगा हाँ वर्क कर रहे हैं, और उनको इंजेक्ट कर दिया जाएगा कहाँ, बच्ची की बोन मैरो के अंदर। जैसे ही वो सेल्स बोन मैरो के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, एडीए का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, वो जीन्स प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, एडीए प्रोटीन, और क्या होगा, वो बच्चे क्योर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। वो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, फंक्शनिंग करनी शुरू कर देंगे। पर बेटा एक चीज है, ये एक 100% सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन 100% सोल्यूशन नहीं है बेटा, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के, एक लॉन्ग टाइम पीरियड का सोल्यूशन है, बट 100% कहते हैं ना एकदम
टेंशन फ्री होने वाला सॉल्यूशन नहीं है ये हमारे लिए। तो अगर टेंशन फ्री सॉल्यूशन चाहिए ना, तो बेटा वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही कर देना चाहिए, कि अगर हमारा बच्चा पेट में ही है, वो एम्ब्रियो है, अभी हमें पता पड़ गया कि हाँ भाई उसके अंदर ये बीमारी है, तो हम क्या करें, पहले ही जब वो एम्ब्रियो है तभी उसके अंदर क्या करवा दे, इंट्रोड्यूस करवा दे, किसका, एडीए सेल्स का, या फिर किसी भी जीन का, कोई अगर अलग अलग बीमारी है तो उस जीन का पहले इंट्रोडक्शन करा दे, तो वो क्या होता है, पूरे जीवन भर क्योर होने वाली बीमारी हो जाती है, पूरे जीवन भर होगी ही नहीं वो बीमारी उस बच्चे को, अगर हम इस चीज़ को एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराएं। बट अगर एक बड़ा बच्चा आ जाए, बेबी फॉर्म हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बोन मैरो के अंदर करा लो, बट ठीक है, ओके है, ठीक है बेटा, दैट्स इट, ये था पूरा। आगे पढ़ लेते हैं, क्या है आगे हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इसके अंदर क्या था, हम लोगों ने डायग्नोसिस करी थी या फिर टेस्ट थे, ये कुछ टेस्ट थे बेसिकली। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, ये कुछ टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम पता करते हैं बीमारी का कि भाई बीमारी है या नहीं है, किसी इंसान को क्या बीमारी है। ये भी इन्हीं की हेल्प से होता है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है। कैसे होता है बना लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, RDT, PCR एंड ऑटो रेडियोग्राफी। RDT, PCR एंड ऑटो रेडियोग्राफी। क्या क्या होता है बेटा ये, हम क्या करेंगे, कोई भी बीमारी है, कोई पेशेंट आया हमारे पास, सपोज कोविड के लिए पेशेंट आया हमारे पास कि भाई मुझे कोविड हो गया है, तो उससे पहले क्या करेंगे, उसका ब्लड सैंपल लेंगे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ सैंपल को आइसोलेट कर लेंगे। कोई भी ब्लड सैंपल है उससे क्या करेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे, आइसोलेशन ऑफ ब्लड सैंपल का क्या कर लेंगे, पहले आइसोलेशन कर लेंगे। आइसोलेशन करने के बाद वो जो ब्लड सैंपल है बेटा, उसकी हमें क्या करानी पड़ेगी, क्योंकि यार DNA है या फिर RNA है, जो भी बीमारी है वो छोटी सी है, वायरस छोटा सा है, ऐसे दिखेगा नहीं हमें, तो हम क्या करेंगे, उसका PCR कराएंगे। PCR क्या था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के बाद इसका करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो भी DNA निकल कर आया, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना ली, उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। याद होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया, अगर आप नहीं जानते हो तो चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, गो थ्रू विद इट, पहले उसको पढ़ो देन यहाँ पर आना, है ना, ज़्यादा ईजी हो जाएंगी चीज़ें। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद सपोज हियर इज द मशीन, ये मशीन है, इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, बहुत सारे DNA सैंपल्स हमारे पास आ गए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसकी कराएंगे ब्लॉटिंग। बेटा ब्लॉटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसको ट्रांसफर कर देते हैं किसके ऊपर, एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, इसकी करा देंगे हम ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में क्या होता है बेटा, ट्रांसफर कर देते हैं सैंपल को किसके ऊपर, एक फोटोग्राफिक प्लेट। ये एक प्लेट है फोटोग्राफिक प्लेट, जो कि सनलाइट की हेल्प से फंक्शनिंग करती है, फोटोग्राफिक नाम से पता पड़ रहा है। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करा देंगे, इसको ट्रांसफर करा देंगे। ट्रांसफर कराने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी होगी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है बेटा, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सैंपल होते हैं किसी भी वायरस, सपोज हमें पता पड़ा कोरोना वायरस आया है, तो कोरोना वायरस का क्या करेंगे हम लोग, सपोज वो डबल स्ट्रैंडेड था, तो उसका एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम अपने पास रखते हैं, लैब में रखते हैं हम उसका एक स्ट्रैंड, उसकी क्या करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए एक स्ट्रैंड हम लोगों ने अपने पास रखा है, ठीक है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब्स, क्या बोलते हैं, प्रोब्स, ठीक है। इसके अंदर P32 रहता है, थोड़ा इसको मत ध्यान दो, अभी इतना देखो, प्रोब्स होते हैं। हम क्या करेंगे, इन प्रोब्स को डालेंगे, हम अपनी ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी इसके ऊपर प्रोब्स को डालेंगे। सपोज ये तो हमारे नॉर्मल DNA थे, प्रोब्स को डाला, सपोज इस प्रोब ने क्या करा, इसके साथ जाके बाइंडिंग कर ली, इस प्रोब ने इसके साथ जाके बाइंडिंग कर ली, इस प्रोब ने इसके साथ जाके बाइंडिंग कर ली, इस प्रोब ने इसके साथ जाके बाइंडिंग कर ली। बाइंडिंग कब करता है बेटा, जब सेम होता है, लाइक सपोज ये DNA था, ये मेरा DNA है, यहाँ पर प्रेजेंट है ATTCA, ये प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, T का A, T का A, C का G, A का T। तो अगर
ये हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड था। अगर हमने इसको कहीं छोड़ दिया, ये अलग छोड़ दिया, ये अलग छोड़ दिया, ये आपस में आके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि ये एक दूसरे का ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो क्या होगा, अगर कोविड वाला, अगर इस इंसान को कोविड होगा, इसके ब्लड सैंपल का जो डीएनए आया उसमें अगर कोविड है, आरएनए आया है जो उसमें कोविड है, तो ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा हमारे प्रोब्स के साथ। बाइंड कर गया, जैसे ही बाइंड करेगा हमें पता पड़ जाएगी हाँ भाई इस इंसान को क्या है, बीमारी है, इस इंसान को बीमारी है, इसको कोविड है, डायग्नोसिस हो गई, दैट्स ऑल। क्या हुआ, सबसे पहले आरडीटी करा, आइसोलेशन ऑफ सैंपल करा, ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उस डीएनए की कॉपी करवाई, लार्ज अमाउंट में डीएनए लिया, देन उसके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई, देन उसका ब्लॉटिंग करा दिया फोटोग्राफिक प्लेट पे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी कराई, जिसके अंदर क्या करा, प्रोब्स लिए, कॉम्प्लीमेंट्री जो उसके डीएनए के पार्ट थे वो लिए, इस पे उसके ऊपर ट्रांसफर करा, ये क्या कर गए, आपस में बाइंड कर गए, और अगर बाइंड कर गए तो मतलब बीमारी है, क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, दैट्स इट। ओके, ये हो गया कंप्लीट। द नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं बेटा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि मॉडिफाइड करके बनाए गए हैं, मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं। इसके अंदर जो काफ़ी एनिमल्स हैं, ट्रांसजेनिक रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स है, शीप है, काउ है, फिश है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल बना था वो बना था रैट। रैट वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जाता है वो भी क्या बनाया जाता है, रैट्स को ही बनाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ठीक है, माइस सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल? सपोज हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, हम लोग नई वैक्सीन लेकर आए हैं, तो उन सबका यूज़ पहले हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर करते हैं। या फिर कोई बीमारी हमें डिटेक्ट करनी है, सपोज हमें कैंसर का ट्रीटमेंट का पढ़ना है कि हम कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैंसर कैसे इफेक्ट करता है किसी भी बॉडी को। तो क्या करेंगे, कैंसर का वायरस किसी भी एनिमल के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम देखेंगे कि करके कि उसकी सेल कैसे डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपस में, क्या कौन सा माइटोसिस कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर उसको क्योर कैसे किया जाता है, ऐसे इनकी स्टडीज़ के लिए बेसिकली। सबसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी स्पेसिफाइड डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेट। सबसे पहले जो फिजियोलॉजी, अगर हमें किसी के बारे में फिजियोलॉजिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि कैसे ग्रोथ होती है, लाइक सपोज इंसुलिन की बात कर रहे थे, हम इंसुलिन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इंसुलिन कैसे ग्रो करेगा, तो वो सब हमें पढ़ना था कि हमारा इंसुलिन कैसे बनता है, वो भी तो देखना था हमें। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लिया होगा, कोई ना कोई तो ट्रांसजेनिक एनिमल लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करा होगा, स्टडी करी होगी कि भाई कैसे बना इंसुलिन। उसके बाद द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिजीज। हमें किसी भी डिजीज़ की स्टडी करनी है तो भी हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया ना, अगर हमें कैंसर के बारे में पढ़ना है तो हम क्या करेंगे कि किसी भी एनिमल के अंदर क्या करेंगे, कैंसर सेल्स को डाल देंगे और हम धीरे धीरे देखेंगे वो कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अगर हमें कोई मेडिसिन या वैक्सीन बनानी है तो पहले किसी भी इंसान को देने से पहले हम किसी जानवर को देके देखेंगे कि उसको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा उसको, बस यही होगा। नेक्स्ट इज नहीं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज रोजी। रोजी वाज द ट्रांसजेनिक काउ। अब क्या होता है बेटा, आप लोगों को शायद पता हो ये चीज़ कि ह्यूमन मिल्क जो होता है उसके अंदर प्रोटीन क्या होता है, हाई होता है, और फैट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, बट जो काउ होती है उसके अंदर फैट तो हाई होता है पर प्रोटीन क्या होता है, लो होता है। तो हमने क्या करा, एक ट्रांसजेनिक काउ बना दी। ट्रांसजेनिक काउ कैसे बनाई कि ह्यूमन मिल्क से ये जो प्रोटीन वाला फैक्टर है, प्रोटीन वाला जीन है, वो ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, काउ के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब जो काउ जो मिल्क बना रही है वो रिच इन प्रोटीन भी है और रिच इन फैट भी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली जो काउ बनाई गई थी ट्रांसजेनिक, वो रोजी काउ बनाई गई थी, जो कि ह्यूमन प्रोटीन एनरिच थी, जिसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा था। कितना प्रोटीन था, 2.4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन था लगभग। ठीक है, इसके अंदर क्या डाला गया था, ह्यूमन के जो हमारा मिल्क होता है उसके अंदर अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन चीज़ होती है, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंजाइम होता है, वो क्या कर दिया हम लोगों ने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया काऊ के अंदर। इसीलिए अब बोला जाता है कि गाय का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा था। उसके बाद वैक्सीन सेफ्टी, अगेन वही
जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीन बन रही है, तो वो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी कोविड की वैक्सीन बनी थी तो सबसे पहले एनिमल्स के ऊपर उनको ट्रीट करा गया था, तब जाकर किसी इंसान को दिया गया था। उसके बाद केमिकल सेफ्टी टैक्सिंग, मतलब अगर हम लोगों को किसी की केमिकल, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है कि उसमें कोई केमिकल तो नहीं है, तो पहले हम लोग एनिमल को खिला देंगे, देख लेंगे उसको तो कोई हार्म नहीं कर रहा, देन हम उसको खाएंगे। तो दैट्स ऑल, ये था इसका ट्रांसजेनिक एनिमल्स का जो यूज़ हुआ था वो ये था। रोजी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो बेटा कीप इट इन योर माइंड। द नेक्स्ट इज एथिकल इश्यूज। अब भाई क्योंकि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड इतना चीज़ें पढ़ चुके हैं, इतनी चीज़ें सीख चुके हैं, तो लोग बाग क्या होता है, उनका दिमाग फिट जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करेंगे। कोई भी चीज़ आ जाए मार्केट में, उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल तो होता ही है बेटा, हर चीज़ की नेगेटिव चीज़ें निकाल ही लेते हैं। तो अब क्या करेंगे लोग कि आधा इंसान आधा जानवर ना बना दे, कहीं ऐसा ना कर दें कि आधा इंसान है आधा जानवर है, या फिर अपने जीन को अल्टर करके, कोई किसी की हाइट छोटी है तो वो जीन अपने अंदर ऐसा अल्टर करवा ले कि इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड करवा ले कि उसकी हाइट जा रही है 6 फीट भाई। तो ऐसा ना करें लोग, ऐसा इस चीज़ का मिसयूज़ ना करें बेसिकली। तो क्या आया, एथिकल इश्यूज़। यहाँ पर एक कमेटी आई थी, GAC, जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। बेटा इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है फुल फॉर्म के लिए, GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कमेटी से पहले कि भाई हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं। सपोज यहाँ पर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है वो लिया जाता है बासमती राइस का, कि भाई हमें पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं क्या इस चीज़ को। जब अप्रूवल मिल जाएगा तभी हम क्या करेंगे, उसको आगे कर सकते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि इंडिया के अंदर जो वेराइटीज़ थी राइस की, वो कितनी थी, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 2 लाख वेराइटीज़ थी किसकी, राइस की। ठीक है, जिसमें कि कौन सा राइस था, बासमती। 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती, जिसमें 27 वेराइटीज थी बासमती की। तो बेटा क्या हुआ था कि इसको कोई चोरी ना कर ले। क्या हो रहा था कि इंडिया की जो चीज़ें थी वो लोगों ने इतने सारे बासमती बना लिए थे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर करके। तो एक कमेटी आई जिसके अंदर क्या हो गया, पेटेंट मांगने लगे। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई चीज़ मैंने बनाई है तो तुम्हें, या तो तुम उस चीज़ को अगर तुम बेच रहे हो तो लोगों के अच्छे के लिए बेचो, और अगर तुम उससे पैसा कमा रहे हो तो तुम पहले मेरे से परमिशन लोगे। मेरी चीज़ को बेचने से पहले मेरे से परमिशन लोगे। जब तक तुम्हें पेटेंट नहीं मिलेगा तब तक तुम मेरी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते, मेरी चीज़ बेच नहीं सकते। तो जो सबसे पहले पेटेंट जो चीज़ चली थी वो चली थी US पेटेंट। US के अंदर सबसे ज़्यादा पेटेंट आया था, और साथ में जापान के अंदर आया था। वहाँ क्या पेटेंट नाम की चीज़ आई थी जिसके अंदर क्या होता था कि भाई अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है, अगर मैंने मेरे नाम का अगर काजल पेंसिल, मैंने कोई काजल नाम से पेंसिल अगर निकाल दी, तो वो जो पेंसिल होगी वो मेरी ही होगी, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा मेरी मर्जी के बिना। ठीक है, दिस इज पेटेंट। ठीक है, इंडियन फार्मर्स के लिए काफ़ी यूजफुल था। इंडिया में जो टर्मरिक नीम था, इसका पेटेंट मतलब इसको लोग यूज़ करने लगे थे बाहर, और ऐसे बोल दिया था ये तो हमने मेडिसिन बनाई है, जहाँ पर टर्मरिक और नीम को सबसे ज़्यादा लिया गया था। तो दिस इज, अब नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है कि चीज़ों को चोरी करना। क्या करते थे, कुछ जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनकी चीज़ों को क्या कर लेते थे, चोरी कर लेते थे, तो अपने नाम से क्या करने लगते थे, बेचने लगते थे। दैट इज बायोपायरेसी, मतलब चीज़ों का चोरी हो जाना इज नोन एज बायोपायरेसी, जिसके अंदर कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उससे चोरी किया, उसके प्रोडक्ट को क्या करने लगे, बेचने लगे। दैट इज बायोपायरेसी। यही है इसमें, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, चैप्टर इज कंप्लीट है। होपफुली दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू गाइज। चैप्टर में सारे टॉपिक्स क्लियर करे गए हैं, सारे टॉपिक पढ़ाए गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं यहाँ पर, रोजी काओ, बायोपायरेसी की भी कभी कभी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। हाँ, रोजी काओ बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मुश्किल ही पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है बेसिकली। उसके अलावा इंसुलिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटा। इंसुलिन के अलावा आपका TI उसके RNA इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। RNA इंटरफेरेंस पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा आपका BT कॉटन पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्राइजीन के बारे में पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होपफुली दिस इज़ यूजफुल, दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। इफ़ you guys like the video, please do like the channel, share the video and subscribe the channel, and comment me below if you guys like the video. Thank you so much